नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में राजस्व संहिता की कुछ धाराओं पे, जैसे मान लीजिए 24 है, 32, 38 है, बंटवारा है, ऐसी कुछ धाराओं पर चर्चा करेंगे और मुख्यतः जो राजस्व न्यायालय की, राजस्व विभाग की जो सबसे बड़ी कमियां हैं उनके बारे में प्रकाश डालेंगे। ऐसी कमियां जिनका खामियाजा जो है पीड़ितों को, जिनके बाद लंबित हैं उन्हें, या जिनकी ज़मीन है कभी उन्हें राजस्व न्यायालय जाना पड़ता है, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और बहुत परेशान रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात राजस्व न्यायालय की है वो ये है कि राजस्व न्यायालय जो है, राजस्व विभाग सबसे करप्ट विभाग है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग है। कैसे, वो आप जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने धारा 24 के अधीन सीमांकन करवाया, यानी कि आपकी किसी की ज़मीन है, किसी ने आपकी मेढ़े यानी कि खेत की सीमांकन को जो है नष्ट कर दिया, सीमा को, तो आप आएंगे राजस्व न्यायालय। तो वहाँ पे धारा 24 के अधीन आप सब डॉक्यूमेंट्स देंगे, 1000 रुपये आप सरकार के खाते में डालेंगे सीमांकन के लिए। उसके बाद भी जब आप सीमांकन चाहेंगे तो लेखपाल जो है और कानून को जो है वो आपकी सीमांकन के लिए 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये की रिश्वत लेंगे। इतना ही नहीं, यदि मान लीजिए आपने दाखिल खारिज करवाया है, दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं आप, तो दाखिल खारिज के लिए जब आप दाखिल खारिज करवाएंगे तो लेखपाल की हस्तांतरित रिपोर्ट लगती है। लेखपाल हस्तांतरित रिपोर्ट के लिए भी आपसे रिश्वत लेते हैं। तीसरी बात, जैसे मान लीजिए आपकी खतौनी में कोई त्रुटि कर दी, आपका नाम गलत कर दिया, आपके पिता का नाम गलत कर दिया, या मान लीजिए संक्रमणी या संक्रमणी गलत हो गया है। यदि लेखपाल ने गलती कर दी है नई खतौनी बनाते वक्त, तो वो गलती आपको सुधरवानी पड़ेगी। सेक्शन 32, 38 में, राजस्व संहिता यूपीआरसी सेक्शन 32, 38 में आपको सुधरवानी पड़ेगी। तो पहला अन्याय तो ये हुआ कि गलती राजस्व विभाग के अधिकारी से हुई, लेखपाल से नई खतौनी बनाते समय, लेकिन आप सुधरवाएं उसे। दूसरी बात, इतना ही नहीं, जब आप 32/38 में आप संशोधन करवाएंगे तो संशोधन की रिपोर्ट जो है सबसे पहले देंगे लेखपाल कि हाँ ये सही है, ये संशोधन सही चाहा गया है। तो लेखपाल जो है वो रिश्वत लेंगे रिपोर्ट लगवाने के लिए। अगली जो बात है, क्योंकि तहसीलदार की रिपोर्ट जाती है एसडीएम के, यदि आपको संशोधन कराना है तो तहसीलदार भी कई बार संशोधन की रिपोर्ट लगाने के लिए, एसडीएम के यहाँ देने के लिए रिश्वत लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो ये विभाग जो है वो भ्रष्ट है। दूसरी सबसे बड़ी जो दिक्कत है भाई, वो ये है कि रेवेन्यू न्यायालय को संचालित जो करते हैं वो करते हैं एसडीएम, तहसीलदार, कानून को लेखपाल। यदि मान लीजिए आपके यहाँ 1 महीने बाद चुनाव हैं तो 1 महीने पहले से सब कार्य राजस्व न्यायालय के ठप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि लेखपाल, तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय सब लोग चुनावी कार्यों में लग जाते हैं। अब चुनावी कार्य ऐसा तो है नहीं कि चुनावी कार्य 5 साल में एक बार आते हैं। कहीं लोकसभा का चुनाव, कहीं विधानसभा का चुनाव, कहीं पंचायती चुनाव, कई चुनाव आ जाते हैं, तो उनमें बिजी हो जाते हैं। तो मान लीजिए भाई 1 महीने बाद चुनाव है और आप चाह रहे हैं कि हमें न्याय जल्दी से जल्दी मिल जाए, और चुनाव बीच में पड़ गया, तो समझ लीजिए आप 1.5-2 महीने आपको कोई भी सुनवाई नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी राजस्व अधिकारी हैं वो उन्हीं कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है भाई, उन्हें रेवेन्यू न्यायालय भी संचालित करना है और उन्हें ये भी काम देखने। इतना ही नहीं, जैसे मान लीजिए आपकी उपखंड में यदि मान लीजिए कोई दंगा फसाद है तो उन्हें वो करना है, उन्हें भी देखना है, कोई निरीक्षण वगैरह है वो भी उप जिलाधिकारी को करना है, और कोर्ट भी करना है, पीड़ितों को न्याय भी देना है। अब एक अधिकारी क्या क्या करेगा? अब कहने के लिए कई लोग कहेंगे कि नहीं 2 एसडीएम होते हैं, एक न्यायिक एसडीएम, एक अदर एसडीएम, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहने के लिए है अधिकतर पद खाली पड़े, एक ही एसडीएम रेवेन्यू न्यायालय को संचालित करते हैं, एक ही तहसीलदार रेवेन्यू न्यायालय को संचालित कर रहे हैं। तो अब जब अधिकारी नहीं है, जब रेवेन्यू न्यायालय जो है 1.5-2 महीने तक तारीख पे तारीख मिलेगी, सिर्फ कोई सुनवाई नहीं होगी, तो भाई ये कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है, कहीं ना कहीं काश्तकार हैं, पीड़ित हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें एक अलग से अधिकारी रखना चाहिए कि ये चुनाव कुछ भी चीज़ नहीं देखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू न्यायालय संचालित करेंगे, और जो भी फाइलें निलंबित हैं, जो भी वाद निलंबित हैं, उनका निपटारा करेंगे। तो जो पीड़ित हैं, जो आम आदमी है, उन्हें कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा।
तो दूसरी सबसे बड़ी खामियां ये है कि भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, तो ये ही निरीक्षण कर रहे हैं। इन्हें चुनावी कार्य भी देखना है, इन्हें अदर कार्य भी देखना है, और इन्हें रेवेन्यू न्यायालय भी संचालित करना है, तो रेवेन्यू न्यायालय पे कम टाइम दे पाते हैं। दूसरी बड़ी खामी ये है सबसे बड़ी। तीसरी सबसे बड़ी खामी ये है भाई कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एसडीएम, नया लड़का जो है वो एसडीएम बन गया, उन्होंने यूपी पीसीएस क्वालिफाई करके एसडीएम बन गए, तो वो एसडीएम बने तो उन्होंने एलएलबी तो की नहीं, लॉ ग्रेजुएट तो वो है नहीं, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग की और वो न्याय देने के लिए आ गए। अब वो राजस्व संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, इनमें उन्हें बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, बहुत ज्यादा उन्होंने अध्ययन किया नहीं है, तो वो न्यायालय में न्याय देने से हिचकिचाते हैं। और मैंने ये देखा है, अधिकतर आप भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस चीज में जिसे जानकारी नहीं होती है उससे पीछे भागता है। जैसे मान लीजिए किसी को मैथ नहीं समझ में आता है तो मैथ से दूरियां बनाएगा। इसी प्रकार जो एसडीएम है उन्हें राजस्व संहिता की, जो नए नए एसडीएम बनते हैं, राजस्व संहिता की बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती है, सिविल प्रक्रिया संहिता की बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती है, सीआरपीसी की बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एलएलबी नहीं की है, इन्होंने विधि स्नातक नहीं किया है। भाई 1 साल की ट्रेनिंग में या 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या क्या कर सकते, कौन से वो एक्ट पे अपनी मजबूत पकड़ बना सकते। तो कहीं ना कहीं जब उन्हें जानकारी कम होती है तो वो राजस्व न्यायालय में अपनी न्यायालय का समय जो है वो काट के फील्ड में अधिक समय देते हैं। जैसे मान लीजिए चुनावी कार्य में, निरीक्षण में, या जहाँ पे अतिक्रमण कब्जा हो रहा है वहाँ पे समय देते हैं। तो ऐसे में जब कोई एसडीएम जिसे जानकारी नहीं होती है, जब वो आ जाते हैं, तो ऐसे में भी जो पीड़ित है, जो आम जनता है, जो काश्तकार है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ऐसे में सरकार को ये करना चाहिए कि आपने 1 साल में कितने कोर्ट किए, कितने फाइलों की सुनवाई की, कितने मामले निपटाए, इनका सभी का ब्यौरा सरकार को अवश्य लेना चाहिए। चौथा जो सबसे बड़ी कमी है भाई वो ये है, ये बहुत बड़ी कमी है कि अगर मान लीजिए आपकी रजिस्टर्ड वसीयत है, आपने रजिस्टर्ड वसीयत करवाई है, आपने नामांतरण के लिए, आपने म्यूटेशन दाखिल खारिज के लिए आपने तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन दिया। मान लीजिए विपक्षी ने ये दावा किया ये वसीयत इनवैलिड है, ये वसीयत बिल्कुल इलीगल है, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल सही हैं। तहसीलदार ने आपके विपक्षी से 2-3 लाख रुपए लेके आपके विपक्षी के हित में फैसला दे दिया, आपके साथ अन्याय कर दिया। 2-3 लाख रुपए लेके, आपको पता है कि भाई 2-3 लाख रुपए लिए उन्होंने, लेकिन प्रूफ नहीं है आपके पास, तो आप कुछ भी तहसीलदार के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा कि आप जो एसडीएम महोदय हैं उनके न्यायालय में, उप जिलाधिकारी के न्यायालय में आप अपील कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है कि तहसीलदार महोदय ने रिश्वत लेके जो आपके साथ अन्याय किया है उसकी सजा उन्हें कौन देगा? कोई नहीं, कहीं प्रावधान ही नहीं है। कल को मान लीजिए आपने अपील कर दी, एसडीएम महोदय के यहाँ आपने अपील कर दी है और आप केस जीत भी गए, आपके हित में फैसला दे दिया, तो अब ये पक्का हो गया कि आप सही थे, तहसीलदार ने गलत किया था। लेकिन फिर भी तहसीलदार ने जो रिश्वत ली थी, जो आपको परेशानी हुई, आपने अपील की, वहां से आपको न्याय मिला, तो तहसीलदार की सेहत पर, तहसीलदार की नौकरी पर क्या फर्क पड़ा? उन्हें क्या सजा हुई? उन पर कोई भी सजा नहीं, कोई भी उन पर फर्क नहीं। इसलिए वो लगातार गलत काम कर सकते हैं, लगातार रिश्वत ले सकते हैं और ले रहे हैं। अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाए कि मान लीजिए कोई एसडीएम या मान लीजिए तहसीलदार या मान लीजिए अन्य कोई न्यायिक अधिकारी लगातार 50 या 100, एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपने जैसे मान लीजिए 50, 60, 70 मान लीजिए लगातार, या मान लीजिए कुछ सालों में, यदि मान लीजिए आपने 50 ऐसे जजमेंट किए हैं, ऐसे आदेश दिए हैं जिनको अपर न्यायालय, अपीली न्यायालय ने आपके जजमेंट को उलट दिया है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा अधिकारी जिसके 50 जजमेंट अपीली अधिकारी जो है वो उलट देता है, तो ऐसे अधिकारी का क्या काम है जिसके अपर न्यायालय, अपीली अधिकारी जो है बड़ा न्यायालय, वो उलट देता है, लगातार उलट रहा है। तो ऐसे या तो वो अधिकारी जो न्यायिक अधिकारी बैठा है, या तो वो करप्ट है, भ्रष्ट है, या उसे कानून की जानकारी नहीं, या वो सही से काम करना नहीं चाहता है। तो यदि मान लीजिए तहसीलदार, एसडीएम, कोई न्यायिक अधिकारी यदि कोई आदेश देता है और अपीली न्यायालय उस आदेश को पलट देता है,
तो उस अधिकारी को जो जिसने आदेश दिया था उससे जवाब देना चाहिए। या मान लीजिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि 10 अगर मान लीजिए आपके आदेश पलट गए तो आपको कारण बताओ नोटिस जारी होगा। तो इस तरीके से सुधार किया जा सकता है, लेकिन सुधार होगा नहीं, मुझे पूरा यकीन है सुधार नहीं होगा, क्योंकि विधायकों को, सांसदों को इन कामों के लिए फुर्सत नहीं है और ना ही इन पे कोई जो है जोर देना चाहता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ यहीं पे। कोशिश करूँगा कि आगे आप लोगों से इस संबंध में चर्चा होती रहेगी।